और आप सभी कहते हैं, आशा करता है सभी ठीक ही हो गए। हमने पिछली क्लास में पार्ट 2 पढ़ लिया था चैप्टर फर्स्ट का एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। आज हम पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पहला टॉपिक पढ़ाएं, मृदा पादप वृद्धि के लिए आवश्यक माध्यम। मृदा पादप वृद्धि के लिए आवश्यक माध्यम। मतलब कि मृदा और उसकी पादप वृद्धि के लिए क्या क्या माध्यम आवश्यक है, क्या क्या चीजें होना जरूरी है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं आवश्यक खाद्य तत्व। पहला पॉइंट है आवश्यक खाद्य तत्व। आवश्यक खाद्य तत्व पहला पॉइंट लिखें, क्या क्या जरूरी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम, आयरन, ये सब जरूरी है। इन सब का होना जरूरी है मृदा में। ये होंगे तभी मृदा में जो पादप है उसकी वृद्धि प्रॉपर तरीके से हो पाएगी, तभी वो सही तरीके से ग्रो कर पाएगा। नाइट्रोजन कहां से मिलती है इसको, किसी भी पादप को नाइट्रोजन कहां से मिलती है, मृदा और हवा। नाइट्रोजन मिलती है मृदा व हवा दोनों से मिलती है। मृदा और हवा दोनों से मिलती है नाइट्रोजन। तीसरा पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, वायु व जल से क्या क्या मिलता है। वायु व जल से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आवश्यक खाद्य तत्व पहला पॉइंट लिखा हमने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम, आयरन, ये सभी आवश्यक है, जरूरी है। सेकंड, नाइट्रोजन कहां से मिलती है, मिट्टी से, हवा से, दोनों से नाइट्रोजन मिलती है। थर्ड पॉइंट में लिखा कि वायु और जल से क्या क्या मिलता है, कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन। ये तीनों के तीनों कहां से मिलते हैं, मृदा से इनको मिल जाते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे जल। अब दूसरा पॉइंट लिखो आप, जल। जल में पहला पॉइंट, जल तो बहुत आवश्यक है, हम सभी जानते हैं। जल के बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे, पादपों द्वारा सबसे ज्यादा ग्रहण किए जाने वाला तत्व है। ग्रहण किए जाने वाला तत्व है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जल को ग्रहण करता है कोई भी पादप मिट्टी से होता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल आवश्यक है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बिना जल के नहीं हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल आवश्यक है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना जल के संभव नहीं है। और तीसरा और आखिरी पॉइंट लिखेंगे, जल एक अच्छा विलायक है। जल एक अच्छा विलायक है जो सभी पोषक तत्वों को घोलता है। जो सभी पोषक तत्वों को घोलता है। जल क्या है, एक अच्छा विलायक है। विलायक मतलब जिसमें अधिकतम पदार्थ पूरी तरह से घुल जाते हैं। इसमें अधिकतर पोषक पदार्थ पूरी तरह से घुल जाते हैं। विलायक, अच्छा विलायक माना जाता है जल को जिसमें 90% से ज्यादा पदार्थ पूरी तरह से घुल जाते हैं। क्लियर है। पहला पॉइंट जो आवश्यक खाद्य तत्व, दूसरा हुआ जल। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, आप इसको लिख लीजिए। तीसरा पढ़ेंगे जड़ों के शोषण के लिए।
जड़ों के शोषण के लिए, जड़ों के शोषण के लिए, यानी कि जड़ें शोषण कैसे करती है, जो छिद्र होंगे उसी के माध्यम से वो शोषण कर पाएगी। और जड़ों को शोषण करके कहां से मिलेगा, मृदा वायु से मिलेगा। यानी मृदा वायु के बीच में, उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि इसमें 20.3% क्या होती है, ऑक्सीजन, 79.01% नाइट्रोजन और लगभग 0.30% कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इतनी इतनी मात्रा एनवायरमेंट में मौजूद है जो मृदा वायु के माध्यम से वो ग्रहण कर सकते हैं। 20.3% ऑक्सीजन होती है, लगभग 79% नाइट्रोजन होती है और 0.30% कार्बन डाइऑक्साइड और बची हुई अन्य गैसें होती है। यांत्रिक आधार हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है यांत्रिक आधार, किसी भी पौधे के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो सब यांत्रिक आधार के अंदर आते हैं। तो यांत्रिक आधार में हम लिखेंगे कि जिस मिट्टी में पौधे की जड़ें, जिस मिट्टी में पौधे की जड़ें आसानी से चली जाती है, जिस मिट्टी में पौधे की जड़ें आसानी से चली जाती है, क्या कहलाती है वो, आदर्श मृदा कहलाती है। आदर्श मृदा कहलाती है। क्या मतलब इसका, यानी कि आदर्श मृदा वो मृदा होगी जिसमें कोई भी पौधा आसानी से उसमें खड़ा रह सके, टिका रह सके। जैसे ये कोई धरातल है, नीचे ये कोई मिट्टी है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई पौधा है, ठीक है, अब ये पौधा इस मिट्टी में ठीक तरह से अगर खड़ा रहेगा, लंबे समय तक स्थिर बना रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, विंड रेजिस्टेंस कहलाएगा। यानी कि तेज हवा चलने पर भी, तेज पानी बहने पर भी ये पौधा अपनी जगह पर स्थिर बना रहेगा, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये मिट्टी क्या कहलाएगी, आदर्श मृदा कहलाएगी, क्योंकि इसमें पौधे ने या उस पादप ने अपनी पकड़ अच्छी तरह से बना ली है। मान लो हमारे पौधा गिर जाता तेज हवा चलते ही या तेज पानी के बहते ही, तो वो आदर्श मृदा नहीं कहलाती, क्योंकि इसमें जड़ें पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए हैं जो मृदा के पादप वृद्धि के लिए आवश्यक माध्यम के रूप में होते हैं। हाँ तो ठीक है, यांत्रिक आधार हमने देख लिया। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मृदा अवयव। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा आपका मृदा अवयव, की मृदा किन किन अवयवों से मिलकर बनी होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मृदा अवयव। ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक। मृदा के क्या क्या अवयव है, या मृदा किन किन अवयवों से मिलकर के बनी होती है। पहला हम लिखेंगे आयतन के आधार पर। आयतन के आधार पर, यानी कि आयतन के आधार पर उसको 2 तरीके से बांटा जा सकता है। ठोस, एक तो ठोस और दूसरा रंध्रावकाश। इसमें आता है जल तथा गैसें। रंध्रावकाश में क्या क्या आता है, जल तथा गैसें। रंध्रावकाश क्या होता है, आपने मिट्टी देखी होगी, ये मिट्टी है, ये बीच में जो छोटे छोटे छिद्र दिखते हैं ये कहलाते हैं रंध्रावकाश। और इन रंध्रावकाश में क्या होता है, जल होता है और गैसें होती है, इसलिए इसको कहा जाता है रंध्र अवकाश। तो हमने मृदा अवयव पढ़ा, आयतन के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया, ठोस और रंध्रावकाश। अब ठोस का क्राइटेरिया देखेंगे और रंध्रावकाश का देखेंगे। अच्छा, ठोस भी इसमें कितने होते हैं, 50% ठोस में बांटा जा सकता है और 50% ही इसको बांटा जा सकता है। अब ठोस के भी 2 टाइप है और रंध्रावकाश के भी 2 टाइप है। ठोस के देखेंगे, ठोस को बांट सकते हैं खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ में। ठोस को बांटा है मैंने खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ में। इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है,
50% हो रहा है, लेकिन इसमें हम खनिज पदार्थ का देखेंगे तो खनिज पदार्थ का होता है लगभग 45% हिस्सा इसमें खनिज पदार्थ का होता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, मात्र 5% होते हैं। इस तरह से 45 और 5 मिलके ठोस की पूरी व्यूह रचना रचते हैं। जबकि रंध्रावकाश में क्या है, जल और मृदा वायु है, इसमें होता है जल और मृदा वायु। इन दोनों का अनुपात बराबर होता है, दोनों की मात्रा कितनी होती है, 25-25% होती है। ये भी 25% है और ये भी 25% है। तो जल और मृदा वायु दोनों की मात्रा कितनी है, बराबर है, 25-25% होती है। अब अगर हम बात करें खनिज पदार्थ की, तो खनिज पदार्थ को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। इसको बांट सकते हैं हम क्रिस्टलॉइड और कोलोइड में। क्रिस्टलॉइड में और कोलोइड में, क्रिस्टलॉइड और कोलोइड, ये खनिज पदार्थ इन दो पदार्थ से मिलकर बना होता है। यानी कुछ कण उसमें कोलोइड होते हैं और कुछ कण उसमें क्रिस्टलॉइड होते हैं। जबकि कार्बनिक पदार्थ भी दो से मिलकर बना हुआ है। पहला तो आप सभी जानते हैं ह्यूमस, पहला तो आप सभी जानते हैं किससे, जो ह्यूमस है, और दूसरा जीवित सूक्ष्म जीव के द्वारा, जीवित सूक्ष्म जीव के द्वारा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, आयतन के आधार पर हमने दो भागों में विभक्त किया, ठोस और रंध्रावकाश। रंध्रावकाश में आता है जल और गैसें। ठोस का भाग भी 50% है, रंध्रावकाश का भाग भी 50% है। ठोस को दो भागों में बांटा, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। खनिज पदार्थ की मात्रा होती है 42%, जबकि कार्बनिक पदार्थ मात्र 5% होता है। खनिज पदार्थ दो से मिलकर बना होता है, एक कोलोइड और क्रिस्टलॉइड। दो प्रकार के कण होते हैं जो खनिज पदार्थ में शामिल होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक तो ह्यूमस आप सभी जानते हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता के लिए जरूरी है, और दूसरा जीवित सूक्ष्म जीव से मिलकर बना होता है। जबकि रंध्रावकाश में सिर्फ जल और मृदा वायु होता है। जल और मृदा वायु का अनुपात बराबर होता है, दोनों 25-25% से बने होते हैं। अब अगर मान लो मुझे इसका पाई चार्ट बनाना हो, तो पाई चार्ट को मैं किस तरह से बनाऊंगा। पाई चार्ट बनाने के लिए सिंपल है, जैसे ये पाई चार्ट बनाना है, मुझे बनाना है इसका पाई चार्ट। तो सबसे पहले दो भागों में विभक्त करूंगा मैं, ये 50-50% कर दिया दो भागों में, ठीक है। अब इसका 25% क्या है, जल, और 25% मृदा वायु। तो ये 25% तो हो गया जल और 25% हो गया मृदा वायु, मृदा वायु। और इसमें 45% खनिज पदार्थ है, 5% कार्बनिक पदार्थ है। तो ये तो 5% कर दिया मैंने, और ये कर दिया 45% खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ। ये हो गया पाई चार्ट। 25-25 बराबर 45 और 5 का डिफरेंशिएट हो जाएगा। इस प्रकार से पाई चार्ट को भी बता सकते हैं। क्लियर है। तो मृदा अवयव को भी याद रखना, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि मृदा अवयव को पाई चार्ट के माध्यम से समझाओ, या मृदा अवयव को रूपरेखा के आधार पर समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाय।